फ्रेंड्स, आई एम CMA प्रतिभा। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभु कॉमर्स एकेडमी। हमारा अकाउंटिंग रेशियो का टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने इसमें 4 पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहला पार्ट था अकाउंटिंग रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 टाइप से हम इसको कंपैरिजन करते हैं, करंट रेशियो से और क्विक रेशियो से। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में एक माइन्यूट सा डिफरेंस था जो हमने बहुत अच्छे से समझाया था। क्विक रेशियो निकालने के लिए सिर्फ क्या होता है कि जिसका एड्रेस नहीं पता होता हमें, उसको लेस कर देते हैं करंट एसेट्स में से, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी फर्स्ट पार्ट जो इसका है उसको आप वॉच आउट करिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमने सोल्वेंसी का पढ़ा था। इसमें हमने डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था। इसके फॉर्मूलेज तो आपको याद, क्या आपको समझ आ गए होंगे, तो उसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब देखो, जैसे इसमें 2 चीज का कंपैरिजन था, डेट और इक्विटी। तो हमारे पास डेट को हम इक्विटी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो इसमें डेट होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे लॉन्ग टर्म के लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स होती है, उनको लेते हैं हमेशा डेट्स में। और इक्विटी मतलब होता है कि जितना भी आपका पैसा आया, पैसा किसी भी तरीके से आ सकता है आपके पास, इक्विटी शेयर्स के इससे आ सकता है, प्रेफरेंशियल शेयर से आ सकता है, और जो रिजर्व में आपके पास पैसा पड़ा होता है उसको कहते हैं हम इक्विटी, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट, इसमें इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स जो है आपकी, टोटल एसेट्स को डिवाइडेड बाय डेट्स, इसमें भी डेट्स का वही मतलब है जो हमने ऊपर वाले में समझाया था, लॉन्ग टर्म का। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी जो मालिक का जो पैसा होता है उसको हमने एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करा होता है, तो ये कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ऐसे ही इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या हो जाएगा, जो भी इक्विटी का जो पैसा रहेगा, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी का वो पैसा हो जाता है, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स का जो फंड है, जो भी पैसा है आपके पास, उसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रोप्राइटर क्या हो गया, आपके शेयर होल्डर्स के फंड हो गए। जो भी अगर आपको शेयर होल्डर्स के फंड के बारे में कुछ कहे, तो मतलब जितना भी पैसा आपका इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंशियल शेयर्स या रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है, उसको आप प्रोप्राइट शेयर होल्डर्स फंड कहेंगे। और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की मतलब इसका ये है कि शेयर होल्डर्स ने कहाँ पे इन्वेस्ट करा, टोटल एसेट्स से ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज मतलब आप एक बार माइंड में ये सोचिए कि इंटरेस्ट कवर कहाँ, कौन सा, मतलब आप क्या चीज कमाए कि आपका कम से कम इंटरेस्ट तो निकल जाए। तो आपके पास प्रॉफिट इतना होना चाहिए। प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर टैक्स या आफ्टर इंटरेस्ट वाला नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तभी तो आप पता कर पाओगे कि क्या इसमें से इंटरेस्ट हम दे सकते हैं। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाय जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट जाता है, जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट जाता है हर साल या हर महीने जो भी आप देते हैं, वो आता है इसमें डिवाइडेड बाय में, ठीक है। तो आपकी ये चीज हमने कवर कर दी थी। अब हमारा सी पोर्शन था, इसमें सी पोर्शन में एक्टिविटी रेशियो होता है। इसमें ये लगा लो कि एक जो भी बिजनेस जो चलता है, ठीक है, मान लो आपने स्टॉक बनाया, स्टॉक बना के वो कितने दिनों में जाके बिका और कितने दिनों में जाके आपने दोबारा से मटेरियल खरीदा, तो एक पूरी साइकिल होती है, ठीक है। उस मटेरियल को खरीदने के बाद आपको कितना टाइम लगा उसको फिनिश्ड गुड बनाने में, और फिर वो फिनिश्ड गुड दोबारा से मार्केट में गया, मार्केट से फिर वो कस्टमर के पास जाए, कस्टमर के पास कंजम्पशन होके फिर दोबारा से आपने रॉ मटेरियल खरीदा। तो एक पूरी साइकिल होती है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी जो एक्टिविटी है उसका पूरा साइकिल होना, ठीक है। अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक्टिविटी रेशियो किसे कहते हैं। सिंपल ये होता है कि फिर अब आप खुद ही सोचिए कि आप एक एक्टिविटी चला रहे हैं अपनी कंपनी में, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उस साइकिल को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके भी कई स्टेजेस हो गए। देखो, जैसे इन्वेंट्री है, आपकी गोडाउन में इन्वेंट्री आई, तो इन्वेंट्री कितने दिनों में जाके आपकी यूटिलाइज हुई है, तो उस चीज को कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर से आप मतलब क्या समझते हैं, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, ठीक है जी। तो आपकी जो सेल हुई है पूरे साल में, उससे जो कंपैरिजन होगी आपकी स्टॉक, मतलब उस स्टॉक को बेच के आपका जितना भी सेल हुई है, उस चीज को कहते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। तो अभी हम ये बताएंगे, देखो आप खुद ही सोचना इस बारे में। तो ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कॉस्ट ऑफ, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से, यानी कि रेवेन्यू को जनरेट करने में जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या है कि इस इन्वेंट्री को हमने टर्न कर दिया। टर्न कहाँ करते हैं, नीचे की तरफ। वैसे आपने ऊपर आपने फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, डेट इक्विटी, तो हमारा डेट ऊपर आता था और इक्विटी नीचे आता था। पर इसमें मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ कि जिसमें भी टर्नओवर लिखा हो, तो टर्नओवर में ये जो पहला अक्षर है वो नीचे आ जाता है, टर्न होके वो नीचे आ जाता है। और टर्नओवर वैसे आपको ये सिंपल सिंपल ये पता होता है कि ये प्रॉफिट के लिए या रेवेन्यू के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन
देखो एक इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री के लिए आपका टर्नओवर किस पॉइंट पे रहेगा? ये आप मार्केट में तो नहीं पहुंचा ये आपका स्टॉक, तो ये जो इन्वेंट्री है अभी आपके फैक्ट्री में पड़ी हुई है, तो फैक्ट्री तक मार्केट का जो कॉस्ट है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जो फैक्ट्री तक का जो कॉस्ट लगा है उससे ही तो कंपेयर कर सकते हो ना आप किसी चीज इसको। तो इसलिए इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया होता है, इसमें सेल्स की फिगर इसलिए नहीं ली जाती है। ठीक है, ये बहुत बिग डिफरेंस है। आपको किसी भी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आएगी कि भाई आपने इधर कॉस्ट क्यों लिखा है। ठीक है, वो तो बस सिंपल फॉर्मूला याद कर लेंगे। मैंने आपको इसमें बेसिकली ये समझाया है कि भाई हमने इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्यों लिया है, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री है ये इन्वेंट्री ऑफिस के अंदर ही है, यानी कि ये एक कंपनी के प्रोमाइसिस के अंदर ही है। ठीक है, उतनी ही कॉस्ट लेंगे हम। ठीक है, उसके बाहर वाली कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। वेरी गुड। अब आपको कोई इसमें डाउट हुआ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना बिल्कुल भी, कि हमने इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्यों लिया है इन्वेंट्री टर्नओवर में। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो डेटर है, डेटर टर्नओवर का क्या रहता है। देखो डेटर क्या होता है, डेटर हमारे किस चीज से जनरेट होते हैं? डेटर्स को अगर हम सेल करते हैं, ठीक है, डेटर को अगर हम सेल करते हैं और क्रेडिट सेल करते हैं, कैश सेल से तो हमारा कोई डेटर क्रिएट होगा ही नहीं ना, इसलिए हम जो इसका होता है हम इसको करते हैं। बताओ जल्दी से, हाँ इसका फॉर्मूला तो आप खुद बना सकते हो, बताओ बताओ। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताओ इसमें कैसे कर सकते हो आप डेटा टर्नओवर में। आप खुद से फॉर्मूला बनाओ। वेरी गुड, हाँ हाँ सही आंसर आ रहा है। आप थोड़ा और बच्चे बताएं क्या आ रहा है इसका आंसर। हम्म, वेरी गुड। चलो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या होगा। डेटा टर्नओवर का रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, इसमें होगा क्रेडिट 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 सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, एवरेज डेटर्स। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया कि हमने क्रेडिट सेल क्यों लिया। क्रेडिट सेल इसलिए लिया है कि डेटर से हम, डेटर कब क्रिएट होंगे? डेटर जब क्रिएट होंगे जब हम क्रेडिट पे सेल करेंगे, कैश में सेल नहीं। कैश सेल से तो डेटर ही नहीं जनरेट होगा ना हमारा। डेटर कब जनरेट होगा हमारा? क्रेडिट सेल से। ठीक है, तो उसको कंपेयर किससे करेंगे? एवरेज डेटर से। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ये इसकी टर्नओवर रेशियो है। ऐसे ही क्रेडिटर, अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि क्रेडिटर हमारे कब जनरेट होंगे। जब हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, जब हम उनके क्रेडिटर्स बन जाएंगे, तो इसमें होएगा क्रेडिटर परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट्स, एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, इसमें अब कोई डाउट तो नहीं होगा। वेरी गुड। अब आ जाओ, ऐसे ही वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वेरी गुड, बताओ खुद से सोचो। ठीक है, अब आपको मैंने इतना सोचने की क्षमता तो दे ही दी है, या इतना क्लियर तो बता ही दिया है कि आप फॉर्मूलाज खुद से बना सकें। अब पहले, सबसे पहले बात तो आप कंपेयर करो कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। हम्म, ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, हाँ, क्योंकि इसमें हम है ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है उसको हम उस पे उसको जनरेट करने में, जो उसका जो डिफरेंस है उसको हमने कहाँ पे लगाया? उसको हमने रेवेन्यू के कॉस्ट को कवर करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का रेशियो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने में जितना हमारा कॉस्ट लगी है इसको कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जैसे अगर टर्नओवर हो तो वो नीचे आ जाता है, और इसको कंपेयर किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से। ठीक, क्योंकि ये अभी कंपनी के अंदर ही हम यूज कर रहे हैं इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को, इसलिए इसने कॉस्ट का यूज किया है। ठीक है, डेटर के लिए हमने एवरेज सेल्स क्यों यूज करा? क्योंकि डेटर वही जब ही जनरेट होगा ना जब हमने क्रेडिट पे सेल करी होगी। ऐसे ही जब हमारा क्रेडिटर हमने कब बने हैं? जब हमने क्रेडिट पे परचेज करी होगी, जब हम उसके क्रेडिटर बने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें इन फॉर्मूलों को याद करने में कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप एक बार इसको गो थ्रू फिर से कीजिए, और आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए। आपके लिए जरा सी भी फायदेमंद हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए या
कुछ भी और आपको डिफिकल्टी हो तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैसेज कर दीजिए। और कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको मान लो आपके पास कोई पैसे नहीं है, कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, तो मैं आपको कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा दूंगी, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो आप बेफिक्र होके मुझे फॉलो कीजिए। और आप अब ये जो फोर्थ पार्ट है, ये मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। आप मुझे अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, तभी मैं आगे ऐसे मोटिवेट होंगी बनाने के लिए, और हमारी वीडियोस जो है रेगुलर होंगी। थैंक यू। जब तक आप बहुत मेहनत